एवरीवन, मेरा नाम निधि है और मैंने CSI UGC नेट जून 2020 JRF इन लाइफ साइंसेस कैटेगरी क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 18। और आज मैं आपके साथ अपनी प्रिपरेशन से जुड़ी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अगर मैं बिगनिंग से शुरू करूँ कि जब हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो उस टाइम पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ होती है वो ये होती है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करें, अपने बेसिक्स को जितना हो सके उतना क्लियर करें। क्योंकि अगर हम नेट का एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो उसमें जो पार्ट C है वो हमारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, हमारी एनालिटिकल अप्रोच को लेकर है। तो अगर हम कोई भी चीज़ सुपरफिशली करेंगे तो वो उस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक होगी और इससे क्या होता है, जो नेगेटिव मार्किंग है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नेट में है वो नेगेटिव मार्किंग जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमारे एग्ज़ाम ना क्वालिफाई होने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक सी चीज़ है। तो मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किए थे, मैंने रेफरेंस बुक्स का यूज़ किया था अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए। अब रेफरेंस बुक्स का भी एक ये हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है और कभी ऐसा होता है कि उनका जो मटेरियल है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक स्मार्ट अप्रोच, एक स्मार्ट माइंडसेट रखना चाहिए कि हमें किस तरह जो है वो रेफरेंस बुक्स को पढ़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस की मदद से हम ये चीज़ें माइंड में बिठा सकते हैं कि किस टॉपिक को कितना करना है, किस लिमिट तक करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उस टॉपिक में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको हम मतलब चांस ही नहीं बनता कि हम छोड़ें, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारी अकॉर्डिंग मतलब सिलेबस के, हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं है तो उनको हम छोड़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरा कि जो पाथ फाइंडर्स की बुक्स होती हैं उनमें ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस दिया होता है और जो उनमें जो सिलेबस है वो भी काफ़ी समराइज्ड वे में होता है। तो हम पाथ फाइंडर्स जो बुक्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि हमें कितना रेफरेंस बुक से पढ़ना है। तो ये चीज़ें होंगी। उसके अलावा मैं अगर रिसोर्सेज की ही बात करूँ तो क्योंकि आजकल मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, काफ़ी मटेरियल हमें जो है वो मिल जाता है। तो मैं ये बोलूँगी कि मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागने से अच्छा ये होगा कि हम किन्हीं एक या दो रिसोर्सेज, और वो एक या दो ऑलमोस्ट ऑब्वियसली अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए, उन पर रिलाई करें और मल्टीपल जो रिवीजन्स है उस पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि जो रिवीजन है वो इस एग्ज़ाम की है। एग्ज़ाम के टाइम पे हमें हर चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तो उसके लिए यही है कि हम जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं उतना करना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं पार्ट A की बात करूँ तो पार्ट A जो है वो हमारे जनरल एप्टीट्यूड के बारे में है। उसमें मैथ्स होता है। तो ऑब्वियसली जो हम लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट होते हैं उनका जो ये पोर्शन है वो काफ़ी वीक होता है। तो मैं भी बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा भी ये जो पोर्शन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑल्दो मेरे बेसिक्स ठीक है मैथ्स के थोड़े, बट उस लेवल तक नहीं है। तो जो मैंने किया इसके लिए जो रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो किया। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैंने जो दीपशिखा गोस्वामी मैम के हैं उन्होंने काफ़ी फ्री क्लासेस की हैं जनरल एप्टीट्यूड की। मैंने वो सारी क्लासेस देखी हैं और वो फ्रिक्वेंटली जनरल एप्टीट्यूड पे स्पेशल क्लासेस लेते रहते हैं, तो मैंने वो भी अटेंड की हैं। और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि हमारी आमतौर पे ये अप्रोच होती है कि हम पार्ट A को छोड़ दें, लेकिन मुझे लगता है कि पार्ट A को छोड़ने की बजाय हमें उसमें से मतलब अगर हम डेली का 1 आवर डिवोट करेंगे तो एग्ज़ाम आते आते तक हम 5 या 6 क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। और ये उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन 5 या 6 तो हो जाएंगे। और ये 5-6 जो क्वेश्चंस हमारे होंगे तो ये हमारे लिए एक बोनस का काम करेंगे। तो ऐसा है कि पार्ट A को इस तरह हम अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं और मटेरियल्स की कि जिनके साथ और रिसोर्सेज की जिनके साथ मैं जुड़ी रही अपने प्रिपरेशन के टाइम, तो वो
हैं दीपशिखा मैम। मैं उनके साथ अपनी पूरी प्रिपरेशन में उनके साथ जुड़ी थी। दो मैं प्लस लर्नर नहीं थी, बट मैं उनकी स्पेशल क्लासेस देखा करती थी। ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो होता है काफ़ी बार कि कुछ सिचुएशंस होती हैं, वो एक प्रेशर होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। तो इस तरह मैं उनसे जुड़ी थी, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी। और उनकी जो स्पेशल क्लासेस है वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और अभी उन्होंने एग्ज़ाम से पहले एक सीरीज़ चलाई हुई थी, तो उसमें क्या था कि वो यूनिट वाइज जो थे वो टेस्ट लेते थे। तो उससे क्या होता है, जब आप इस तरह से कोई चीज़ें करते हैं, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि इस तरह से, तो वो क्या होता है कि आपके उस एग्ज़ाम फियर को, उस एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, जो एग्ज़ाम हॉल में होता है, उसको हैंडल करने में ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरह से मैंने प्रिपरेशन की। इसके अलावा मैं अगर कोई और चीज़ें ऐड करूँ तो मैंने क्या किया था कि जैसे हमारा जो लाइफ साइंसेस का जो सिलेबस होता है उसमें काफ़ी फ्लो चार्ट्स हैं, काफ़ी पाथवेज हैं। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारे पाथवेज होते हैं, तो बायोएनर्जेटिक्स में बहुत ज़्यादा साइकिल्स हैं। तो मैंने उनके A4 साइज जो शीट्स होते हैं उन पे सारे ड्रॉ किए हुए थे, जैसे सेल सिग्नलिंग हो गई, ये पाथवेज हो गए, साइकिल्स हो गए सारे। तो मैं 5-6 दिन में हमेशा हर मतलब 5-6 दिन बाद उनको एक बार मतलब रिवाइज़ कर लेती थी, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है कि आप एक बार लर्न करोगे तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद आपको ये भूल जाएंगी। तो इनको बार बार मतलब लर्न करना ही ज़रूरी होता है। तो ये एक तरीका होता है जिससे क्या होता है कि एग्ज़ाम आते आते तक ये चीज़ें आपके टिप्स भी हो जाती हैं, और हर बार मोस्टली इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो ये एक चीज़ थी। इसके अलावा और जो चीज़ें मैं कहूँ तो वो है प्रैक्टिस, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स की हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना। और मैंने क्या किया था कि जो एग्ज़ाम था उसके लगभग 1 महीने पहले, जैसे जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन पेपर आपको फ्रेश रखने चाहिए जो आपने पहले ना किया हो, और उनको कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एक माइंडसेट बन जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से आपको अप्रोच करना है। फिर आपको टॉपिक वाइज ना जाके ऐसे पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर करना शुरू कर देने चाहिए, जिससे कि आपका वो जो प्रेशर है एग्ज़ाम का वो हैंडल हो जाए। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में हो तो वो चीज़ें कुछ आपको नई ना लगे। तो वो एक चीज़ करनी है, और मैंने की है वो, कि मैं ऐसा करती थी कि हर जैसे संडे को मैं जो था ऐसे 3 घंटे अलॉट करती थी आपको, जैसे जिस तरह हमारा एग्ज़ाम होता है, और मैं वो क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करती थी, और फिर खुद ही उसको मार्क्स देने, क्या नेगेटिव किया है, क्या वो सारे मार्क्स करके ऐसे। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता रहता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की। आई होप ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कुछ हद तक। और उसके अलावा मैं यही बोलूँगी कि जितने भी एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो भी करना है खुद के साथ ऑनेस्टी से करना है। हम अगर चीज़ों को ऑनेस्टी से करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और थोड़ी कंटिन्यूटी में चीज़ें करनी है कि अगर डेली का आपको जितना टाइम वो देना है, ये नहीं कि गैप में कि आज पढ़ लिया चलो ठीक है अब 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो इस तरह से भी वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और बाकी जो है अगर अच्छे से करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो बी पॉजिटिव एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।